नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में रोहित झा। आज हम आपको देश और दुनिया की वो 4 बड़ी खबरें बताने वाले हैं जिस पे पूरी देश और दुनिया की नजर है और उस खबरों को आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज उस पे हम आपको विस्तार से चर्चा करके बताएंगे। तो देखिए, पहली खबर में हम बात करने वाले हैं नोएल टाटा को लेकर, जिसमें नोएल टाटा को अब कमान दी गई है और अब जो पूरी बागडोर है टाटा ग्रुप की, वो नोएल टाटा के हाथों में है। दूसरी खबरें हम बात करने वाले हैं, अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका गया। माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते थे जयप्रकाश सेंटर में, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। इसको लेकर अब अखिलेश यादव हमलावर हैं। इसके साथ ही अब हम दिखाएंगे आपको कि इजराइल की बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया गया है और कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही। इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है और इस बार बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि महादेव ऐप का जो मुख्य आरोपी है, जो इसका कर्ता धर्ता है, अब वो भी गिरफ्त में आ गया है। सौरभ चंद्राकर को यूएई में पकड़ा गया है, दुबई में, और बहुत जल्द अब इसे भारत लाया जाएगा। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे और विस्तार से ये 4 बड़ी खबरें आपको हम आज दिखाने वाले हैं। तो पहली खबर में हम बात करते हैं नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को रतन टाटा के निधन के बाद आज मुंबई में एक बैठक हुई थी जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना लिया गया है। सक्सेस यूनिवर्सिटी यूके और इनसेड में इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से नोएल टाटा ने पढ़ाई की है। नोएल को उनके रणनीतिक कौशल और समूह के विजन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। नोएल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6वें चेयरमैन के तौर पर चुना गया है। वहीं पिछले कुछ सालों से वे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। इनका टाटा ग्रुप के साथ 4 दशकों का लंबा इतिहास रहा है। वे ट्रेंड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों के चेयरमैन भी हैं। इतना ही नहीं, टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इसके अलावा टाटा इकोसिस्टम के साथ उनके गहरे संबंध भी हैं। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2010 और 2021 के बीच कंपनी के राजस्व को $500 मिलियन से $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रेंड लिमिटेड कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक सिंगल रिटेल स्टोर था, जो आज उनके लीडरशिप में पूरे भारत में 700 से अधिक स्टोर्स के साथ एक मजबूत नेटवर्क बदल चुका है। तो ये आपको बता रहे किस प्रकार से इन्होंने वो करके दिखाया है और इन्होंने खुद को साबित किया है। और अब नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। तो अब इनके पास में जो जिम्मेदारी है वो और भी ज्यादा है, लेकिन अनुभव काफी पुराना है। 40 साल से वो टाटा ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार टाटा ट्रस्ट को नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। और अब जब उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। तो देखिए, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। आपको बता देते हैं कि नोएल टाटा आखिर है कौन, जिनको कि अब अध्यक्ष बनाया गया है। तो दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की थी और नवल टाटा ने पहली शादी सुनी टाटा से की थी। तो सुनी टाटा से उनके 2 बेटे रतन टाटा और जिम्मी टाटा हुए और सुनी टाटा से तलाक के बाद नवल टाटा ने दूसरी शादी की थी। तो देखिए, स्विट्जरलैंड की एक बिजनेसमैन सिमोन से उनकी दूसरी शादी हुई थी। नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं नोएल टाटा, जिनको कि अब टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी रहे हैं और टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो नोएल टाटा टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो देखिए, आपको बता रहे किस प्रकार से नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है।
तो रतन टाटा के निधन के बाद से ही लगातार ये सवाल थे और एक कहीं ना कहीं इस पे पर्दा लगा हुआ था कि नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। ये पर्दा हट चुका है और अब जो बागडोर है वो नोएल टाटा के हाथों में है। राजीव कुमार जी जुड़ गए हैं। राजीव, स्वागत है आपका। देखिए, अब लगातार ये सवाल था कि नया अध्यक्ष कौन होने वाला है, उस पर सवाल से पर्दा हट चुका है और अब जो कंपनी की जो बागडोर है, टाटा ट्रस्ट की जो बागडोर है, वो अब नोएल टाटा के हाथों में दे दिया गया है। रोहित जी, एकदम आपने सही कहा। यह 1868 की कंपनी है और लगभग 100 देशों में इसका लगभग 40 लाख करोड़ के व्यापार है और इसको चलाने के लिए और जैसी इस कंपनी की पुरानी पृष्ठभूमि रही है, इसमें जो है एक जिम्मेदार आदमी जो कि टाटा को समझे और टाटा के उनके कार्यों को जाने, इसलिए इसमें नोएल जी का के नाम आया। क्योंकि आप देखिए, आज के समय में जिस तरह से लोग अपने परिवारवाद को बढ़ाते हैं, इनका छोटा भाई जिमी टाटा जो कि इनके सगे छोटे भाई थे रतन टाटा के, और वे लगभग 90 के दशक से ही व्यापार से अलग हो गए, जिस कारण को कोई व्यापार की जानकारी मतलब बहुत कुछ इस बारे में व्यापार की जानकारी नहीं, और मीडिया से भी बहुत ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की, एक अलग जीवन उन्होंने जिया एकदम। तो वही रोहित जी मैं बता रहा था कि मतलब टाटा को समझना, क्योंकि एक ये परोपकारी संस्था है और लोग जानते हैं टाटा सन, जिसमें टी नरेंद्र साहब आज के देश में चेयरमैन है, बट ये बहुत लोग की जानकारी नहीं कि टाटा सन से जितनी भी कंपनियां, चाहे इनके वोल्टास है, चाहे टाइटन है, इन सब कंपनियों के ऊपर एक ट्रस्ट है जो कि रतन टाटा ट्रस्ट और राजीव ट्रस्ट, दो ट्रस्ट है और इन लोग की लगभग 65 से 55% तक इन सब कंपनियों में मतलब इनका शेयर है और टाटा ट्रस्ट ही चलाती है टाटा की। तो उसमें लगभग 67 वर्ष से नोएल जी को काफी अनुभव है और आपको मैं बताऊं कि इनके बच्चे भी इस टाटा कंपनी में विगत वर्षों से काम कर रहे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, बेटे हैं और ये सभी टाटा में एज ए एम्प्लॉय के रूप में आज भी कार्यरत हैं। तो इनको नोएल जी को काफी कंपनियों के चेयरमैन और इसमें भी टाटा ट्रस्ट में रतन टाटा और राजीव में भी एक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये खुद मतलब इन सब कंपनियों में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए टाटा की जो पुरानी उनकी जो कार्य करने की जो शैली थी, इस चीज से वाकिफ है, इसलिए बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया। ये मतलब बहुत ही एक चौंकाने वाली बात तो हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोएल टाटा उस परिवार से भी जुड़े हुए हैं और उस संस्था को टाटा अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। हाँ राजीव जी, देखिए बिल्कुल जैसा कि आप भी कह रहे हैं, जिम्मेदारी जरूर नहीं मिली है लेकिन अनुभव काफी पुराना है। ट्रेंड वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे कॉर्पोरेशन में वो चेयरमैन रह चुके हैं और इसके अलावा देखिए जैसे रतन टाटा की शख्सियत थी या जो भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, उनकी जो शख्सियत रही है वो हमेशा ग्राउंड रूट व्यक्ति की रही है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसे में वो जो टाटा ग्रुप का जो एक कहीं ना कहीं लिगेसी है उसको भी मेंटेन करना होगा, तो एक जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर। एकदम सही आपने कहा, क्योंकि अभी जब वर्तमान में रतन टाटा बीमार थे, उनकी हालत नाजुक थी, तो माननीय प्रधानमंत्री भी टाटा जी से उनकी हालचाल और उनके बारे में अपडेट ले रहे थे। यानी ये हर रूप से लोग पहले से माइंड मेकअप कर रहा था कि ये पर्सन उस संस्था को अच्छी तरह से समझते हैं और जो टाटा का जो इतिहास है परोपकार करने का, क्योंकि 1868 की कंपनी है और एक परोपकारी कंपनी के रूप में इस देश में जाना जाता है देश की आजादी से पहले, तो उसको कौन संभालेगा जो उस ढंग से कार्य करते हैं। तो उसमें हमारे समझ से नोएल टाटा जी एक मतलब सही व्यक्ति हो सकते थे, इसीलिए डिसीजन लिया गया होगा।
बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए राजीव जी, जिसने भी कभी निवेश किया टाटा ग्रुप में उसको कभी नुकसान भी नहीं हुआ है। टाटा ग्रुप ने उस कदर शेयर मार्केट में अपना वो एक स्थान बना के रखा हुआ है कि कभी भी निवेशकों को निराशा नहीं हाथ लगी है। एकदम सही आपने कहा। टाटा अपने एम्प्लॉय के हों चाहे देश की जनता जो भी उनसे जुड़े हुए हैं किसी रूप में, चाहे निवेश के माध्यम से चाहे उनके रोजगार के माध्यम से, कभी भी हम लोगों ने अपने जीवन में कभी भी टाटा की शिकायत करते हुए लोगों को मैंने क्योंकि जो प्रोडक्ट भी आता है वो क्वालिटी देखा। प्रोडक्ट होता है। यदि टाटा का प्रोडक्ट है तो लोग आंख बंद के विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भैया इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन होगी। ये एकदम सही बोला है। इसीलिए आज जो रतन टाटा जी एक मतलब हमारे देश के रत्न के रूप में जो जाने जाते हैं उसका कारण यही है कि उनकी क्वालिटी, इनके जवान पर एक भरोसा। टाटा का नाम ही इस देश के लिए हम लोग मानते थे कि ये टाटा के प्रोडक्ट है या टाटा के मतलब जो सामान है ये मतलब अच्छा होगा। ये हम लोग अभी भी अपने धारणा बनाए हुए हैं और अभी तक हम लोग को कभी इसमें कोई शिकायत नहीं मिला। बिल्कुल। अजीत जी अगर हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब नोवेल टाटा जो है उनको अब जिम्मेदारी दी गई है और टाटा ग्रुप के अब टाटा ट्रस्ट के अब नए चेयरमैन होंगे। 40 वर्षों से टाटा ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं अनुभव इनका काफी पुराना है। तो आज इनकी लीडरशिप में पूरे भारत में 700 से अधिक स्टोर्स जो हैं वो ट्रेंड्स के बन चुके हैं और इसकी भी जो इन्होंने शुरुआत की थी वो भी अब हर कोई आज जानता है और किस प्रकार से इन्होंने कंपनी की जो बागडोर है, जो टाटा ट्रस्ट का जो बागडोर है अब इनके हाथों में दिया गया है। तो अब सबकी नज़र होगी कि किस प्रकार से वो जो कंपनी की जो एक लेगेसी है उसको भी मेंटेन करके आगे बढ़ाते हैं। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी की, जहां सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोक दिया है, जिसके बाद सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वे जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था कि बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। सरकार ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाए, फोर्स भी तैनात कर दी। जेपीएनआईसी के बाहर भी जो टीन की दीवार है वो खड़ी कर दी गई। इसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जदयू चीफ नीतीश कुमार से भी अपील कर दी। उन्होंने कहा कि वे केंद्र की भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, पहले भी हमें माल्यार्पण करने से रोका गया है। योगी लोक नायक का इतिहास नहीं जानते हैं, हमें श्रद्धांजलि देने से रोका गया है। भाजपा जैसे दल अपने आप को कितना बड़ा कह लें, अपना दायरा कितना बड़ा कर लें, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह लें, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित है। आज जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। योगी सरकार डर गई, अखिलेश जी से डर गई, डरना भी चाहिए। टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? तो देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से भी कह दिया कि आप एनडीए से समर्थन वापस ले लीजिए। और योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाया और कहा है
कि योगी लोकनायक का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए हमें श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राशिद, क्या वजह है, अगर अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें क्यों जेपीएनआईसी में जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब वो सरकार पे कई आरोप लगा रहे हैं? देखिए बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए जिस तरह से कल रात से हम बात करें, लगातार जिस तरह से सियासी पारा राजधानी लखनऊ का गरमाया हुआ था, और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर जिस तरह से माला अर्पण लेकर जो विवाद जो छिड़ा था, वो कम से कम वो चला है दोपहर के 4 बजे तक। और ऐसे में हालांकि देखिए सरकार ने हर सफल प्रयास किया है कि अखिलेश यादव किसी भी तरह से जेपीएनआईए कन्वेंशन सेंटर न पहुंच पाए, और वहां पर जो लगी मूर्ति जो पहले से जो अखिलेश यादव के समय में 2017 में जो बनवाई गई थी, उस पर माला अर्पण न किया जाए, तो इसको लेकर तमाम रोकने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं सरकार का सफल होता हुआ दिखा है। लेकिन साथ ही जिस तरह से अखिलेश यादव के समर्थक और अखिलेश यादव ने घर में रखी उनकी जो मूर्ति थी उसको जो है घर से बाहर निकाल कर जिस तरह से माला अर्पण किया, और साथ ही सरकार पर तमाम तरह के जो है निशाना साधे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं की लोक नायक के तौर पे वो जाने जाते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने 70 के दशक में जिस तरह से उन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकार को उन्होंने उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। तमाम उनकी जो राजनीति गलियारे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि पर माला अर्पण बीजेपी न करने देने के जो जेपीएनआईसी जो है 2013 में इसका निर्माण किया गया था सपा सरकार में, और उसके बाद से ही देखिए लगातार विवादों में है। 2017 के बाद से उसमें निर्माण कार्य भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और पिछले साल भी दृश्य हमने देखा था किस प्रकार से जो अखिलेश यादव हैं वो दीवार को कूद के अंदर पहुंच गए थे। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि यदि त्योहार का मौसम नहीं होता तो ये बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं पाते थे, यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पिछली साल भी हम लोग ने रोड पे देखा था अखिलेश यादव ने किस तरह वहां पर आए, पहले रोड पे उन्होंने धरना दिया, और साथ ही साथ पुलिस को चकमा देकर उन्होंने बैरिकेड जो है उन्होंने जो है दीवार फाड़ कर जाकर माला अर्पण किया, और इस बार भी स्थिति यही बन जाती है। लेकिन सवाल ये था कि देखिए आज जिससे नवरात्रि का जो दिन त्योहार चल रहा था, आज कन्या पूजन का दिन है, तो ऐसे में तमाम जो व्रत रख के लोग भी आए थे। अखिलेश ने साथ ही साथ एक तंज और कसा है मुख्यमंत्री के ऊपर कि आज जो जिस तरह से लोग व्रत रखकर और अपना व्रत नहीं खोल पाए हैं, उसका पाप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोगना पड़ेगा। तो तमाम तरह के जो तंज है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कसे हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि देखिए सरकार की तरफ से अभी स्पष्ट तरीके से कोई जवाब नहीं आया कि आखिर क्या कारण था, किस तरह से क्यों रोका गया, क्या रीजन रहा होगा। क्योंकि जिस तरह देखिए समाजवादी पार्टी के अगर चाहे रविदास मल्होत्रा की बात करें, चाहे नेता प्रतिपक्ष दल की हम बात करें, लगातार जो आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि कोई पर्सनल लाभ के चक्कर में या पर्सनल बिल्डर की कोई करीबी को जो है जेपीएनआईएसपीएस जो बिल्डिंग है उसको देना है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आरोप लग रहा है उसका भी खंडन करके निकल कर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े आरोप बहुत है, लेकिन सरकार को अभी जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए आज लोकनायक के मूर्ति पर, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव जाना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से, यूपी की सरकार की तरफ से उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जेपी का इतिहास योगी आदित्यनाथ को मालूम नहीं है, इस वजह से हमें श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बात करेंगे इजराइल की, जहां गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक इमारत पर हवाई हमले किए गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 177 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमले पर फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था, हालांकि हमलों के बीच वे भागने में कामयाब रहा। तो यह सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया था। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 2 सदस्य भी घायल हो गए थे। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। 1978 से लेबनान में तैनात यूनिफिल के सदस्य यहां खतरों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने का काम किया करते हैं।
डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस रावत जी जुड़ गए हैं। रावत साहब, देखिए एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है लेबनान में, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो हमलों का जो सिलसिला है वो चाहे हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या फिर हुती रिबेल्स के खिलाफ हो, इजराइल थमने का अभी नाम नहीं ले रहा है। नहीं, देखिए इजराइल का मिशन बड़ा क्लियर है। पहले उन्होंने हमास को क्लियर करा है सॉफन करके, अभी पूरा उधर से अभी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट टारगेट उनका हिजबुल्लाह है, बिकॉज हिजबुल्लाह थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है। तो अभी पहले वो हमास के बाद अभी हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, और वो सारे टारगेट उनके, क्योंकि सदर्न बेरूट में बेसिकली ये शियाज के ज्यादा कंसंट्रेशन है। एंड जैसे आप सबको पता है कि हिजबुल्लाह ये ह्यूमन शील्ड को यूज कर रहे हैं, इन द सेंस की जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे इन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं उनमें अपने हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं, और अपने जो ऑफिसेज हो या जो अपने छुपने का जो एरियाज हैं वो सब बना रखा है। एंड इजराइल, जैसे आप सबको पता है कि उनकी इंफॉर्मेशन काफी एक्यूरेट होती है, एंड दे आर, आई थिंक, एक्यूरेसी के साथ दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द हिजबुल्लाह लीडरशिप एंड द फाइटर्स। और वो साथ ही साथ एयर स्ट्राइक के साथ वो टारगेट को सॉफन करना हुआ। और आई बिलीव, जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि 4 डिविजन जो हैं इजराइल की, वो ऑलरेडी सदर्न लेबनान में घुसी हुई है। 2 ऑपरेशंस इतने फास्ट नहीं है, पर धीरे धीरे, क्योंकि जो आपका जो सदर्न लेबनान एरिया है जहां नकूरा भी है, यूएन हेडक्वार्टर यूनिफिल का, इनफैक्ट नकूरा जो हेडक्वार्टर है वहां पे इन्होंने आई थिंक ऑब्जर्वेशन टावर पे स्ट्राइक किया था, जिससे 2 यूएन एड वर्कर्स, जो यूएन पीस कीपर्स थे, वो इंजर्ड हुए हैं। सो ये इनका एक्चुअली, जैसे मैंने पिछले बार जब हम आए थे आपके चैनल पे, तो मैंने तब भी बताया था कि ये जो एरिया है जो सदर्न लेबनान का, पहले 29 किलोमीटर्स का था, जो लिकानी रिवर एक निकलती है उधर, जिसको ब्लू लाइन कहते थे, उसके बीच में ना तो लेबनीज आर्मी आती थी ना, और ये जो यूएन पीस कीपिंग वाले इसको मॉनिटर करते थे, ताकि इजरायलीज कैन नॉट गो इनसाइड, एंड उनको दोनों को सेपरेट करके रखते थे। साहब, लेकिन अभी देखा जाए तो इजराइल जो है वो चौतरफा हमला कर रहा है, फिर चाहे वो देखे ईरान हो, गाजा हो, लेबनान हो या यमन हो, हर किसी पे लगातार वो हमला करते हुए दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं ईरान में, अब जो चूंकि वहां पे ऑयल का बहुत ज्यादा प्रिजर्वेशन है, अब कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि वहां पे किसी प्रकार का हमला ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो ऑयल की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिसका असर अपने देश में भी होने वाला है। देखिए, ये तो सब सब्सिक्वेंट जो होना है वो होगा, पर जहां तक इजराइल का है उसका मैंने पहले भी कहा था, सर्वाइवल का इश्यू है। एंड पहले हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज जो उन पे कर रहे हैं, और ये सारे प्रॉक्सीज हैं ऑफ ईरान। इनफैक्ट सब प्रॉक्सीज आर इन सीरिया ऑल्सो, ईरान में भी हैं, जो अभी उनके ऊपर इराक से भी कुछ ड्रोन अटैक हुए हैं। तो ये 7 फ्रंट पे आई थिंक इजराइल इज फाइटिंग अभी, एंड ईरान इज फाइटिंग अगेंस्ट लेबनान, इजराइल थ्रू इट्स प्रॉक्सीज इन दीज 7 कंट्रीज। सो अब उसका तो सर्वाइवल का है, तो वो तो छोड़ेगा नहीं, पहले इनको सॉफन करके। एंड ईरान का तो जहां तक सवाल है, वो वहां तो अटैक होना ही होना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लाइक यू कैन से कि दे आर प्लेइंग विद ईरान, की मतलब वहां जो लोग हैं कि वो उसमें है कहर में कि कब आएगा, अभी आएगा, एंड आएगा। पर अभी जहां तक खबरें आ रही हैं कि मीटिंग जो मैंने सुना है कि 8-9 को हुई है, एंड दे हैव फाइनलाइज्ड द टारगेट्स। जो तेल का है वो तो बढ़ेगा, बट फॉर सम टाइम, उसके बाद थिंग्स विल कम डाउन। आजकल हमने हर जगह देखा है 2-4 दिन असर होता है, उसके बाद थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। पर अटैक, बस उम्मीद अब यही है कि चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी स्थिर हो जाए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए रावत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल टीपीएस रावत साहब जुड़े थे, और वो बता रहे थे कि किस प्रकार से इस हमले के मायने क्या हैं, और अभी इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं अभी थमेगा नहीं, और उसके जो हमले हैं वो लगातार अभी देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो हुती के खिलाफ हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, लगातार ईरान के खिलाफ भी हो, वो इजराइल जो है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अपने दुश्मनों पर लगातार हमले करते हुए दिख रहा है। अब ये वक्त बताएगा कि आखिर कब इन हमलों पे रोक लगती है।
तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में चौथी खबर पे बात करेंगे। महादेव सट्टा से जुड़ी हुई ये खबर है। असल में महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दे दी थी। आरोपी 7 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी है। अब सौरभ चंद्राकर को भारत और फिर जल्द ही रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दस्तावेजों की काम अफसर जल्द से जल्द निपटा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि लंबे वक्त से अधिकारी दुबई में अपनी पहचान छुपाकर रुके हुए थे। सौरभ चंद्राकर के ठिकानों के आसपास अधिकारी नजर रखे हुए थे। इसके बाद मौका मिलते ही सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, स्वागत है आपका। देखिए, अब सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही अब वो भारत आ जाएगा, लेकिन भारत में जो कई नेता हैं उनकी धड़कनें अभी से बहुत तेज हो गई होगी। निश्चित तौर पर देखिए, सौरभ चंद्राकर ने करीब 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में एक भिलाई शहर है यहाँ का, वहां से इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी जूस की दुकान थी, बहुत अच्छा खासा इनका बिजनेस कुछ दी था। ये और इनके एक मित्र थे रवि उपल, दोनों मिलके इस कारोबार को शुरू किए थे, सट्टा को, महादेव को। और इसमें लगातार यहाँ से वो लोगों ने इतना इस सट्टे के, इस ऐप के माध्यम से इतना पैसा कमाया कि लोग दुबई शिफ्ट हो गए। और ये मामला इनका जो इनकी रईसी जो हाईलाइट हुई जब इसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए और उसमें हॉलीवुड के 25 स्टारों को उन्होंने आमंत्रित किया। बॉलीवुड के भी कई लोग उसमें शामिल हुए थे और 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया था। बॉलीवुड के बॉलीवुड के स्टार्स को उन्होंने आमंत्रित किया। और इसी मामले में जब उनको फीस दी गई थी, वो वही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दी गई थी, वो कैश में दिया गया था। वहीं से ईडी सक्रिय हुई और इनका पीछा करना शुरू हुआ। जब वहां से परतें खुलने से हुई, ईडी ने जांच अपनी आगे बढ़ाई, साथ में सीबीआई आ गई। तो जब इन दोनों ही एजेंसियों ने जांच बढ़ाई तो पता चला कि ये तो हजारों करोड़ का मामला बनता चला जा रहा है। और इसके बाद फिर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके बाद वहाँ के यहाँ छत्तीसगढ़ तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भी आंच आई। उनके ओएसडी, 2 ओएसडी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा कम से कम 70 से अधिक जो यहाँ के सट्टा के प्लेयर थे उनकी गिरफ्तारी हुई छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से लगातार इसमें मामला चला। लेकिन ये रवि उपल और ये सौरभ चंद्राकर लगातार सुरक्षित बैठे हुए थे जाके दुबई में, और डायरेक्ट यहाँ की टीम वहां जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे लगता है इंटरपोल की मदद ली गई है और इंटरपोल की मदद से अब इनकी गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। और चूंकि मामले का पटाक्षेप होगा कहीं ना, और ये इनको जो संरक्षण मिला होगा पॉलिटिकल, बिना पॉलिटिकल संरक्षण के कहीं भी इतना बड़ा कारोबार 2 नंबर का या अवैध रूप से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गंगेश जी, ये संभव नहीं है क्योंकि सौरभ चंद्राकर एक मामूली सा व्यक्ति था, जूस बेचने का काम किया करता था और ये वहां से वहां तक पहुंच गया कि दुबई में 200 करोड़ की इसने शादी की और करोड़ों रुपए इसके पास में अभी भी हैं। जी हाँ, तो यही वजह है कि अब लोगों की धड़कन इसीलिए बढ़ी हुई है कि कहीं ये जाके उनके टॉर्चर से इंटरपोल के बाद सीबीआई और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उनके सामने मुंह न खोल दे। ये अब लोग उन नेताओं के लिए बड़ी मतलब सांसद की स्थिति हो गई है कि कहीं उनका नाम उसने ले दिया तो उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, उनका राजनीतिक कैरियर दांव पे लग सकता है। ये बड़ी वजह है कि कई नेताओं की जो धड़कन इसमें बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सौरभ चंद्राकर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही इसे अब भारत लाया जाएगा। महादेव सट्टा ऐप का ये प्रमोटर है और इसके साथ ही करता धरता भी है। मामूली सा व्यक्ति था, जूस बेचने का काम करता था, लेकिन देखिए किस प्रकार से इसने महादेव सट्टा ऐप को प्रमोट किया और उसमें लोगों को जोड़ते चला गया, सट्टेबाजी का कारोबार किया। और इसके बाद में अब जो कहीं ना कहीं इंटरपोल की इस पे लगातार नजर बनी हुई थी, ईडी और सीबीआई भी इस पे नजर बना के रखे हुए थे और अब इसे जल्द ही दुबई से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।